हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 23 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 दिसंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, मंथली करंट अफेयर का दिसंबर का पार्ट 1 आ चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए फटाफट से देख लीजिए। जस्ट अभी कुछ देर पहले ही वो अपलोड हुई है। रिवीजन करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया, तो ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। 2005 से शुरुआत हुई थी। मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? कैटलीन सेंड्रा नील ने जीता है। भारतीय मूल की हैं, चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और अभी चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में 9 घंटे का स्पेस वॉक पूरा करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी ब्रिंग इट ऑन नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है दीपा मलिक ने। दीपा मलिक पैरा एथलीट रही हैं। mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च किया है रूसिया ने, और इन्होंने कहा है कि ये दुनिया की पहली सक्सेसफुल कैंसर वैक्सीन होने जा रही है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने बांग्लार बारी आवास योजना शुरू किया है, जिसके तहत यह नागरिकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएंगे। नवीनतम FIH विश्व रैंकिंग जारी की गई। इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम का 5वां स्थान रहा, पहले पर नीदरलैंड रही और 9वें स्थान पर भारतीय महिला टीम रही है। ठीक है ना। इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। रियल मैड्रिड ने तीसरी बार ये कप जीता है। सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस 61वां मनाया गया। और हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया। ये 5 बार CM थे हरियाणा के। उस दिन गलती से मैंने 4 बार बता दिया था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 4 बार नहीं रहेंगे, 5 बार रहेंगे। ठीक है ना। तो 5 बार CM थे। CM ओम प्रकाश चौटाला पूर्व CM हरियाणा के, इनका निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका आपने रिवीजन किया। इसकी क्विज और PDF एमजेटी ऐप पर अवेलेबल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंथली में नवंबर का पार्ट 2 छूटा था, वो भी आ गया है। दिसंबर का पार्ट 1 बाकी था, वो भी आ चुका है। तो अब बिल्कुल हम लोग आ गए हैं करंट टाइम पर, मतलब जो भी पीछे चीजें छूटी थी वो सब बराबर हो गया है। तो अब हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, और आने वाले दिनों में आपके लिए बुक भी आ रही है। आप सोच रहे होगे इतने दिनों से इतना पीछे क्यों चल रहे थे, तो इसके पीछे का कारण यही था कि हम लोग बुक पर काम कर रहे थे। पूरी टीम लगी हुई थी इस पर दिन रात एक करके, क्योंकि इस महीने के शुरुआती दिनों में मैं अवेलेबल नहीं था। तो इसलिए जब भी 15-10 के बाद मैं आया तो उसके बाद से फिर पूरा सब लोग का फोकस यही था कि किताब भैया लाया जाए जल्दी जल्दी, लेट हो गया इस बार, वरना दिसंबर 15 तक हर बार आ जाया करती थी। तो इस बार अभी तक यहीं पर लगे थे सब लोग। किताब पूरा फाइनल हो गई है, प्रिंटर को दे दी गई है, अब ये प्रिंट हो रही है लगातार। ठीक है ना। तो 3 से 4 दिन लगेंगे प्रिंट होने में। प्रिंट होकर के सब कुछ फाइनल होकर के आपके सामने 3 से 4 दिनों में अमेजन और फ्लिपकार्ट पर दिखने लग जाएगी। आप जानते हो हर साल ब्रह्मास्त्र की वार्षिकांक आती है अपनी, और इस बार और ज्यादा बेहतर कंटेंट के साथ आई हुई है। इस बार देखोगे किताब ना तो खुश ही हो जाओगे, मतलब मजा ही आ जाएगा आपको। तो इस बार पेज पर भी काम किया गया है। इस बार ग्राफ्स पर भी बहुत सारा काम किया गया है। बहुत सारे चीज पिक्चोरियल माध्यम से आपको समझाए गए हैं। बीच बीच में इमेजेस भी आपको दिखेंगी। तो काफी इंटरेस्टिंग बुक ये होने वाली है, और पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा पतली भी रहेगी। पिछली बार लोगों की ये भी शिकायत आई थी कि काफी ज्यादा मोटी हो गई है किताब, तो थोड़ा सा पतली भी करने का प्रयास किया गया है, लेकिन आपको जबरदस्त लगेगी किताब। तो जल्दी आ जाएगी, 2 से 3 दिनों का और वेट कीजिए। अब लगभग सब काम अपने एंड से तो हो ही गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिनांक को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया? तो विश्व ध्यान दिवस अब 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। मैंने इसको पहले भी बता दिया है, 8-10 दिन पहले ही, जब संयुक्त राष्ट्र ने अनाउंस किया था कि इस बार पहली बार मनाएंगे 21 दिसंबर को, तभी मैंने आपको बताया था। वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ये भी भारत की ही पहल पर शुरू किया गया है। इंडिया ने इसको भी रिकमेंड किया है, ठीक वैसे ही जैसे 21 जून वाला हम लोगों ने रिकमेंड किया था। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, और 21 दिसंबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस? मेडिटेशन दिवस। ठीक है ना। दोनों ही भारत की ही देन है। तो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह भी मनाया जाएगा। इस बार की थीम है इनर पीस ग्लोबल हार्मोनी, आंतरिक शक्ति और वैश्विक सद्भाव। थीम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। योगा दिवस की भी थीम बहुत पूछी जाती है, मेडिटेशन की दिवस की भी पूछी जाएगी अब से। अच्छा, एक और बात, ये योग दिवस 21 जून को ही क्यों घोषित किया गया, और मेडिटेशन दिवस 21 दिसंबर को ही क्यों घोषित किया गया? कुछ तो लॉजिक होगा 21 तारीख को चूज करने का, क्योंकि अनाउंस तो 10-15 दिन पहले ही हुआ था, और भारत ने रिकमेंड जब किया तो वो तो 1-2 महीने पहले किया होगा।
तो 21 दिसंबर का ही क्यों? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे अपनी पृथ्वी है तो जो अपर हाफ सर्कल है, उत्तरी नॉर्दर्न हाफ सर्कल है कह सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का जो दिन होता है ये सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और 6 महीने के बाद, जस्ट देखो 6 महीने के बाद 21 जून से 21 दिसंबर को 6 महीने के बाद ये सिचुएशन उल्टी हो जाती है, यानी कि सबसे छोटा दिन होता है या कहें सबसे बड़ी रात होती है 21 दिसंबर को। ठीक है, तो सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन दोनों याद रखना। अगला, ये महत्वपूर्ण दिवस है दिसंबर महीने का, रिवीजन करेंगे। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, 5 दिसंबर मृदा दिवस, 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंपॉर्टेंट है याद रखना, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 11 दिसंबर यूनिसेफ स्थापना दिवस, 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये भी ध्यान रखना, ये दोनों भी ध्यान रखना, साक्षरता दिवस और कंप्यूटर साक्षरता दिवस और एड्स दिवस। ठीक है, आगे विजय दिवस 16 दिसंबर पूछा जा सकता है, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई और विजय दिवस 16 दिसंबर। ठीक है, प्रवासी दिवस अंतर्राष्ट्रीय ये 18 दिसंबर को इंपॉर्टेंट है, मानव एकजटता दिवस 20 को, और विश्व ध्यान दिवस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली बार इस बार मनाया जा रहा है, तो 21 दिसंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वीं बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किस देश के द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया? तो अभी 24वीं बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की गई, ये बैठक हुई थाईलैंड में। ये बैठक वर्चुअल थी, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थी। जब वर्चुअल होती है मीटिंग तो मतलब सब लोग अपने अपने ही घर पर रहते हैं, कोई देश का प्रतिनिधि किसी देश में नहीं जाता है और लोग वर्चुअली जुड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये 24वीं ऐसी बिम्स्टेक की सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग थी और भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया हुआ है। बिम्स्टेक है क्या? बिम्स्टेक साथियों, जैसे आप देखते हो भारत है ना, भारत है, श्रीलंका है, उसके बाद फिर इधर बांग्लादेश है, फिर म्यांमार है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश है ना, उनका ये एक संगठन है। ठीक है ना, ये कहा जाता है कि बे ऑफ बंगाल में अपने व्यापार की स्थिति और मल्टी टेक्निकल सपोर्ट वगैरह ये सब में सद्भाव बनाए रखने के लिए ग्रुप बनाते हैं। तो ये ग्रुप बनाया गया 1997 में। इसे कहा गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी इन देशों के बीच में आपस में 7 देशों में, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, इनमें आपस में इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन रहे। ठीक है जी, तो अब देखो थाईलैंड इसका सदस्य है और ये अध्यक्षता यहाँ पर किया गया है। अच्छा, बिम्स्टेक से रिलेटेड कई क्वेश्चन अभी पिछले दिनों में भी आए थे, जैसे बिम्स्टेक के व्यापारियों का संगठन हुआ था, पहली बार बिम्स्टेक का व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ था और भारत ने उसका आयोजन किया था। ये एक पॉइंट याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। बिम्स्टेक ने नया अभी महासचिव नियुक्त किया अपना इंद्रमणि पांडे को, ये दूसरा पॉइंट याद रखना, इंद्रमणि पांडे हुए। म्यांमार में अभी चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक आयोजित हुई थी, तो म्यांमार वाला भी याद रखना। ठीक है ना, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक थी। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर 2024 में शीर्ष पर्यटन शहर बना? तो उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर बन गया है शीर्ष पर्यटन शहर यूपी में। अयोध्या किस वजह से बना शीर्ष पर्यटन? राम मंदिर की वजह से। तो इन्होंने देखो ताजमहल को ओवरटेक कर दिया। अयोध्या ओवरटेक ताजमहल बिकम यूपीज टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन 2024। अब देखो अयोध्या ने 135.5 मिलियन डोमेस्टिक विजिटर को अट्रैक्ट किया है और ताजमहल को पीछे कर दिया। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह, देखो अयोध्या ने ताजमहल को पीछे किया और बन गया है यूपी का पहला, ये तो अभी की न्यूज है। अभी हो सकता है कुछ दिन बाद ऐसी न्यूज आपको देखने को मिले कि अयोध्या का राम मंदिर बन गया है भारत का सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला शहर। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि
अभी तक भारत में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट सबसे बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन या कहीं सबसे ज़्यादा पब्लिक को अट्रैक्ट करने वाला टूरिस्ट डेस्टिनेशन ताजमहल हुआ करता था। जब ताजमहल को अयोध्या के राम मंदिर ने पीछे कर दिया है तो मतलब ऑलरेडी इसने इंडिया के सभी को पीछे कर दिया है। तो अभी तो ये यूपी की रिपोर्ट आई है, हो सकता है आगे के आने वाले दिनों में जो रिपोर्ट आए उसमें अयोध्या का राम मंदिर जो है ये सबको पीछे कर दे। तो फिलहाल 135.5 मिलियन घरेलू पर्यटक और 3,153 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यहाँ आए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के मामले में ताजमहल आगे रहे अभी भी। तो वाराणसी में 62 मिलियन पर्यटक आए हैं उत्तर प्रदेश में, मथुरा में 68 मिलियन और 135 अयोध्या राम मंदिर। अगला उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है, ठीक है ना। राजस्थान राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप पर है, ठीक है। राजस्थान है, इसके बाद फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद चौथे पर है उत्तर प्रदेश। लखनऊ इसकी राजधानी होती है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर बीजेपी के सीएम हैं। आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं। रामगढ़ ताल, सुरहा ताल, गोविंद वल्लभ पंत सागर, मोती झील ये प्रमुख झीलें हैं। दुधवा नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क है जो लखीमपुर खीरी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले में स्थित है और ये इकलौता नेशनल पार्क है यहाँ पर, ठीक है। चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इटावा लायन सफारी और इसके अलावा महाराजगंज में अभी जो एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है, ये भी ध्यान रखना। अगला, अच्छा ये 75+1 जो दिख रहा है ये टेम्पोररी एक जिला बनाया गया है। कुंभ मेला क्षेत्र को एक नया जिला अभी टेम्पोररी रूप से बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य विधानसभा के द्वारा भू भारतीय रिकॉर्ड का अधिकार विधेयक पास किया गया? तो अभी तेलंगाना की विधानसभा ने भू भारती नाम से रिकॉर्ड का अधिकार विधेयक पास किया। भू भारती रिकॉर्ड का अधिकार विधेयक एक्चुअली में ये जो वहां पर कम्युनिटी रहती है, जो वहाँ के नागरिक रहते हैं तेलंगाना में, उनके भूमियों का एक रिकॉर्ड रखने के लिए है, ठीक है ना। उनका रिकॉर्ड ये रहेगा। पहले भी ऐसा पोर्टल था एक, पिछली सरकार में बीआरएस की जब गवर्नमेंट थी वहां पर के चंद्रशेखर राव जी की, तो उन्होंने धरणी पोर्टल लॉन्च किया था। अब उसी पोर्टल की जगह एक अपग्रेड करके नाम बदल रहे हैं, भू भारती, ठीक है। तो पिछली सरकार का नाम बदल करके, मतलब पिछली सरकार के इस पोर्टल का नाम बदल करके थोड़ा सा और अपग्रेड करके ये कर रहे हैं। प्रत्येक टुकड़े को एक विशेष पहचान संख्या यहाँ पर प्रदान किया जाएगा और इसे भू अधिकार कहा जाएगा। तेलंगाना आया है। तेलंगाना देखिए मैप में यहाँ पर है तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। ध्यान रखना 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना था। 33 जिले हैं, 119 विधानसभा में सीटें हैं, 17 यहाँ से लोकसभा में और 7 राज्यसभा में जाती है। अच्छा ये भी द्विसदनीय है। द्विसदनीय मतलब यहाँ पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील है। श्री सैलम टाइगर रिजर्व यहाँ पर भी पड़ता है, हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है, ठीक है। चार मीनार, गोलकुंडा का किला, बिरला मंदिर है और हैदराबाद राजधानी है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से सीएम है, जिष्णु देव वर्मा यहाँ के गवर्नर। अगला 2024 दिसंबर में स्वदेश निर्मित कौन सा युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो भारत में निर्मित युद्धपोत, 2 युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस सूरत, इन दोनों को इंडियन नेवी को सौंपा गया है। आईएनएस जब लग जाए तो इसका मतलब इंडियन नेवल शिप है और अगर आईसीजीएस लग जाए तो इसका मतलब ये इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है, ठीक है। तो आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस सूरत ये इंडियन नेवी ने शामिल किया है, कमीशन किया है और ये 17A श्रेणी के जहाज का पहला स्टील फ्रिगेट है। सूरत परियोजना 15-20 श्रेणी के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक का चौथा स्टील विध्वंसक है। ओके, ये बहुत सारे युद्धपोत हैं जो शामिल किए जाते रहते हैं। इसको बनाया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। राज्यसभा ने ONOE यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर संयुक्त संसदीय समिति के लिए कितने सदस्यों को नामित किया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान रखिएगा। देखो वन नेशन वन इलेक्शन, जिस पर मैं आपको वीडियो भी दे चुका हूं ऑलरेडी, काफी दिनों से इस पर बहस भी हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन ये चला गया अब जेपीसी के पास, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो गई है इसमें टोटल 39 सदस्य हैं, यानी 39 सदस्यों वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया जेपीसी पर, इस पर वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करने के लिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, यहाँ पूछा गया है राज्यसभा ने ONOE पर संयुक्त संसदीय समिति के लिए कितने सदस्यों को नामित किया। मतलब जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी ज्वाइंट हो जाए पार्लियामेंट्री एक कमेटी बन जाए, ऐसी कमेटी जिसमें दोनों सदन ज्वाइंट हो जाए, दोनों सदन के पार्लियामेंट के दोनों सदन जो हैं अपर हाउस और लोअर हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य हों और ये मिल करके एक कमेटी बनाए, यही तो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी।
अगर केवल कमेटी बनती है तो वो या तो लोकसभा में बनती है या तो राज्यसभा में, लेकिन जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई मतलब कि दोनों सदनों के हैं। तो अब दोनों सदनों के हैं तो यहाँ क्वेश्चन है कि राज्यसभा ने अपने में से कितना सदस्य दिया। तो राज्यसभा ने दिया यहाँ 12 सदस्य, तो बाकी बचे कितने लोकसभा से, तो लोकसभा से बाकी इसी में से घटा लो तो जो बचेंगे वो लोकसभा से रहेंगे। बात समझ में आई। तो टोटल 39 एमपी हैं इसमें शामिल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनमें से 12 जो हैं ये राज्यसभा से हैं और बाकी बचे 27 सदस्य लोकसभा से हैं। ये है जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसका गठन किया गया है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जो वक्फ बोर्ड वाला मामला है ये भी चला गया हुआ है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। तो इसमें सदस्य हैं ये सभी जो राज्यसभा से गए हुए हैं, टोटल 39 सदस्य हैं। बाकी वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, इस पर जानना चाहते हो तो मैंने अभी रिसेंट में एक और वीडियो दी हुई है, उसको देखिएगा, पूरा डिटेल में उसमें समझाया गया है। अगला, दिसंबर 2024 में किस अभिनेता को पहले खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो पहला खो खो विश्व कप होने जा रहा है भारत में और इसका ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है। सलमान खान इसको प्रमोट करेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो पहला होगा संस्करण, इसलिए इसको ज्यादा याद रखिएगा। 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित होना है। इसमें 20 महिला टीमें और 21 पुरुष टीमें हिस्सा ले रही हैं। अगला, कुछ और ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश पर्यटन ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, थाईलैंड टूरिज्म ने सोनू सूद को बनाया और भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र ने रश्मिका मंधाना को बनाया था। बंदरगाह और जहाज रानी मंत्रालय ने मनु भाकर को बनाया था। मनु भाकर ने 2 मेडल जीते इस बार ओलंपिक में। लॉरियल फ्रांस पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय बच्चन बनाई गई। प्ले स्पोर्ट के सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, रणविजय सिंह। मोटो जीपी इंडिया रेस जो होती है उसकी शिखर धवन और हुप ब्रांड की पीवी सिंधु बनाई गई ब्रांड एम्बेसडर। अगला, भारत का कौन सा शहर पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में आयोजित होगा भारत में नई दिल्ली में। अगेन नई दिल्ली इसकी मेजबानी करने जा रहा है और 2025 का पैरा एथलेटिक गेम जो होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये पैरा एथलेटिक खिलाड़ियों के लिए होगा। तो अब चूंकि हम लोग 2036 में टारगेट कर रहे हैं भाई ओलंपिक अपने यहाँ हो जाए, इसलिए हम लोग इस प्रकार के इवेंट्स अपने यहाँ छोटे मोटे इवेंट होस्ट करा करके सक्सेसफुली दिखाएंगे ओलंपिक कमेटी को। देखो हमारे यहाँ बाकी अलग अलग टूर्नामेंट हो रहे हैं, सक्सेसफुली हो रहे हैं, बड़े स्तर पर हो रहे हैं, तो हम लोग ओलंपिक भी करा सकते हैं क्योंकि ओलंपिक एक बड़ा इवेंट होता है, इसमें बहुत सारे खेल होते हैं। तो सब छोटे छोटे जब करा करके देखा लेंगे, उनको दिखा देंगे, उसके बाद फिर 2036 वाला ले गिरेंगे। ठीक है ना। फिलहाल 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 12वां संस्करण होगा पैरा एथलेटिक गेम का, लेकिन भारत में पहली बार होगा। ओके, इससे पहले 11 से 13 मार्च तक विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स होगा। भारत ने किस देश के साथ विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में स्थापित किया जाए, इसके लिए जहां पर अभी विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है उस देश के साथ समझौता किया गया है, यानी फ्रांस के साथ। फ्रांस में सबसे बड़ा म्यूजियम है दुनिया का। तो फिलहाल भारत में ये बने ऐसा कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय हो, क्योंकि विश्व का सबसे पुराना और सबसे प्राचीन, सबसे बेस्ट सभ्यता वाला देश भी अपना है, प्यारा भारत अपना। तो इसलिए नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में लोअर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा यहाँ दिल्ली में। ये म्यूजियम होगा विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है ना। और फ्रांस म्यूजियम के सीईओ हर्वे बारब्रेड और भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक बीआर मणि ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला, भारत और एडीबी ने किस राज्य के तटीय संरक्षण के लिए $42 मिलियन का ऋण पर हस्ताक्षर किया। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत के किस राज्य के तटीय संरक्षण के लिए इतना पैसा दे रहा है। तो ये दे रहा है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के कोस्टल बॉर्डर को और थोड़ा व्यवस्थित किया जाएगा और उसको कोस्ट लाइन में जो कटाव होते हैं, जो अब तटीय चट्टानें और प्राकृतिक आधारित समाधान होते हैं, ऐसे तरीके यहाँ पर लागू करके उनको संरक्षित किए जाएंगे। तो एडीबी इस पर $42 मिलियन खर्च कर रही है। ठीक, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। अभी सदस्य इसके 69 हो गए हैं। अभी एक सदस्य जुड़ा हुआ है जिसका नाम है इजराइल। इजराइल इसका 69वां सदस्य है। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है और अध्यक्ष अभी नए बन गए हैं ये मसातो कांडा। ठीक है ना, नए अध्यक्ष हैं, इनका भी नाम याद रखना। मसासुगु अस्कावा की जगह पर आए हैं। ये कौन से नंबर के हैं, 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं, याद रहेगा जी। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया दिसंबर का पार्ट 1 आ चुका है, जाइए फटाफट से उसको देखिए, चैनल पर वो अवेलेबल है। और
इसके अलावा बुक भी आने वाली है, आपको 2 से 3 दिनों में मिल जाएगी और क्विज पीडीएफ वगैरह सब तो आपको एमजीटीए पर मिल ही रहा है। चलिए लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने पूछा था आपसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है। और यूसीसी विधेयक उत्तराखंड विधानसभा ने कब पारित किया गया था, तो 7 फरवरी को पारित किया था और लागू 1 जनवरी 2025 से करेंगे। आज आपको क्या बताना है, एफआईएच की नवीनतम विश्व रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम कौन से में स्थान पर है, बताओ भाई। पुरुष हॉकी टीम तो बता दी, महिला वाला बता दो। दीपा मलिक निम्न में से कौन सा पुरस्कार जीत चुकी हैं, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।